तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स लिख लीजिए और इस बार का होमवर्क करिए। तो एज यूजुअल हम लोग जो बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन दो लेवल पे तैयार करना है। एक डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया का इन्फ्लेशन और दूसरा यूएस का। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बट यूएस, स्पेशल केस यूएस। तो सबसे पहले होमवर्क इसी का इन्फ्लेशन के बारे में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो बताई थी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी, वो जाके समझी होगी आपने, तो उसमें क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से सीधा संबंध है और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है इन्फ्लेशन में। मुद्रास्फीति जब भी होती है, महंगाई जब भी बढ़ती है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन, मार्केट चलता है, बिजनेस एक्टिविटीज बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के साथ। और मनी सप्लाई ज्यादा होता है, जो हम बात कर रहे थे। एक तरह से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। बट इसके साथ ही बैंकों का डूबना चालू हो जाता है, एक के बाद एक बैंक कोलैप्स होने लगते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक इंटरेस्ट रेट्स पे काम होने लगता है, और जब इंटरेस्ट रेट पे काम होने लगता है तो वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं इकोनॉमी को और महंगाई को कम करना चाहते हैं। तो उदाहरण यूएस का बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस का एग्जाम्पल बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां ये वाला जो फॉर्मूला है बिल्कुल फेल हो गया। भारत में तो ये फॉर्मूला ठीक है और सरकार रेपो रेट पे सस्ता डेट चाहती है, तो डेट मैनेजर की तरह काम कर रहा है रिजर्व बैंक, और जानबूझ करके रेपो रेट वो कम नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि वो चाहता है कि सरकार को सस्ता ऋण मिले। रेपो रेट पे सरकार को ऋण मिलता है, तो रेपो रेट बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन भारत में कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन भारत में तो वो रेट नहीं बढ़ा रहा, जबकि उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। रिजर्व बैंक लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, रिजर्व बैंक को लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब दृष्टिकोण बदल जाएगा। सिविल सर्विसेज के सिलेबस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सोचेंगे तो रिजर्व बैंक का काम जो है वो बिल्कुल यहां अलग नजर आएगा। सरकार कोई एंटाइटी नहीं है उस तरह की, सरकार कोई कंपनी नहीं है कि उसे बचाएं, और रिजर्व बैंक उसका नौकर नहीं है। तो फिर सरकार कौन है? सरकार एक व्यवस्था है लोगों के लिए। अभी रिजर्व बैंक जैसा व्यवहार कर रहा है उसमें ऐसा लगता है कि लोग सरकार के लिए हैं, लोगों का जितना यूज किया जा सके सरकार के लिए करो, और रिजर्व बैंक उसमें मदद करता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई क्लास का मॉनिटर होता है, मॉनिटर का काम है कि अगर टीचर कक्षा नहीं ले रहा है तो मॉनिटर बच्चों का है, टीचर का नहीं। टीचर अगर गायब है तो टीचर को पकड़ के लेके आए, सर आप क्लास नहीं ले रहे हो, हमारे बच्चे सारे बैठे हैं, सर आज आपने होमवर्क चेक नहीं किया, सब बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, सर आपने टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए, वो बताएंगे मैं जो चेक करने का टाइम नहीं मिला, कॉपी चेक नहीं कर पाए, सर आप मार्क्स कब बताएंगे। ये सब काम है ना मॉनिटर का। लेकिन मॉनिटर उल्टा काम करने लग जाए, चुपचाप बैठो, सर अभी कहीं गए हैं, 2 घंटे तक नहीं आएंगे, तुम्हें आवाज नहीं निकालनी है।
वो टेस्ट वेस्ट भूल जाओ, सर को फुर्सत नहीं है। उल्टा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिजर्व बैंक का क्या काम है, और रिजर्व बैंक काम क्या कर रहा है? सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं ना हम लोग, तो मॉनिटर की तरह काम करता है वित्त फिनेंस के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में, बट वो निगेटिवली मॉनिटर कर रहा है। सरकार को बचाने के लिए कर रहा है, सरकार के फायदे के लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं कर रहा। और सरकार की लैंग्वेज यही वाली है, और उसी लैंग्वेज में उर्जित पटेल बात नहीं कर पा रहे थे, उसी लैंग्वेज में रघुराम राजन बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बाहर कर दिए गए। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको यस सर कहने की आदत है, उसको बिठा दिया गया, शक्तिकांत दास। वो परफेक्ट हैं, बिल्कुल इस सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए भारत में महंगाई के को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक काम कर ही नहीं रहा है, जबकि वो उसका काम है और जनता को राहत देना है। वो काम कर रहा है डेट मैनेजर के तौर पे, सरकार के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना, कर्जा उपलब्ध करवाना, सरकार को सस्ता पैसा उपलब्ध कराना। जबकि फेडरल रिजर्व जो है वो जबरदस्त तरीके से, उसके यहां 0 इंटरेस्ट रेट था, वो 4.5% पे ले गया। 0 से कहां ले गया? 4.5%। अब उससे ज्यादा तो हो सकता है, अब तो कम करने की नौबत आ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन वहां कंट्रोल नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन वहां कंट्रोल नहीं हो रहा। उसका कारण है ओवर एम्प्लॉयमेंट। एक आदमी पे 3 नौकरी है, पहले 2 होती थी, अब 3 है। पिछले 58 सालों की सबसे अच्छी स्थिति रोजगार की अमेरिका में अभी है। सबसे अच्छी स्थिति है रोजगार के मामले में पिछले 58 सालों में। तो बार्गेनिंग होती है ना, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए बार्गेनिंग हो जाती है, यानी कि आदमी के पास 3-3 नौकरियां उपलब्ध है, आदमी कम है, लेबर की शॉर्टेज है, काम करने वाले की शॉर्टेज। तो क्या होगा? आदमी अच्छी सैलरी पे काम करेगा, क्योंकि जहां बेस्ट मिलेगा वहीं जाएगा, तो भी 2 जगह खाली रहेगी। और जब बेस्ट मिलेगा तो मार्केट में आके खर्च करेगा, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी कंडीशन होने के बावजूद भी, आरबीआई के सब कुछ कर लेने के बाद भी, पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसका कारण दूसरा है, उसका कारण दूसरा है। बहुत अच्छी स्थिति होना यह भी महंगाई का कारण हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा है। भारत की महंगाई और अमेरिका की महंगाई में अंतर है। आई बात समझ? यहां एफर्ट नहीं लगाए गए हैं महंगाई कम करने के लिए, और वहां तमाम प्रयासों के बावजूद भी महंगाई ज्यों की त्यों है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है? और ज्यादा प्रोडक्शन करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि लेबर नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, तो ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें? है ना समझ? तो वहां लोगों की जरूरत है। माइग्रेशन करके जो लोग चले गए वापस, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग घर चले गए अमेरिका छोड़ के, वो वापस लौट के नहीं आए, वो अपने देशों में फंसे पड़े वापस। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है, जबकि इंडिया का जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बहुत सारा अंतर है, ये थोड़ा सा समझिएगा। तो अब जो चैप्टर है हमारा वो है खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, भुगतान संतुलन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इस बार का होमवर्क इसके साथ लिखिएगा। तो इकोनॉमी का होमवर्क अलग से लिखिएगा, करंट अफेयर्स का होमवर्क अलग से लिखिएगा।
बट मैं दोनों को मिला क्यों रहा हूं, क्योंकि चैप्टर वही है, इन्फ्लेशन। करंट अफेयर्स में कौन सा चैप्टर है? इन्फ्लेशन। तो इसके साथ जोड़ करके देखिए, ठीक है। फिर आएगा एक आर्टिकल बीच में पढ़ने में आया कि क्यों ऐसा कहा जाता है अमेरिका में कि हर 6 महीने बाद रिसेशन आएगा। जब भी देखो अमेरिका का अखबार कोई, तो बोलते हैं 6 महीने बाद रिसेशन आने वाला है। तो 2 साल पहले भी ऐसा ही बोल रहे थे, अभी भी ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ये 6 महीने कब होंगे भाई? रिसेशन आएगा कब? यानी मंदी कब आएगी? और ये मंदी आ क्यों नहीं रही है? उसका कारण भी यही वाला कि महंगाई कम नहीं हो रही, इसलिए मंदी नहीं आ रही। वहां का जो सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, वो सारे उपाय कर रहा है जिससे कि महंगाई कम हो। इसलिए ना तो महंगाई कम हो रही है और मंदी ना आए, इसके सारे उपाय कर रहा है, इसलिए मंदी नहीं आ रही। तो आर्टिकल के एंड में जो है वो राइटर लिखते हैं कि बड़ी मजेदार बात लिखते हैं कि जिस दिन अमेरिका के लोग बोलेंगे कि मंदी नहीं आने वाली है, अब तुरंत मंदी आ जाएगी, क्योंकि वो उपाय करना छोड़ देंगे, वो प्रयास करना छोड़ देंगे। इसलिए जैसे ही वो बोलेंगे कि अब मंदी नहीं आ सकती, या फिर इसलिए वो हमेशा ये बोलते हैं कि आने वाले 6 महीनों में मंदी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, तो आती नहीं है, क्योंकि वो एफर्ट करने लगता है ना। और जिस दिन वो बोल देंगे कि अब शायद ऐसा लगता है कि अब मंदी कभी नहीं आएगी, फिर देखना तुरंत 6 महीने में आ जाएगी। आएगा समझ? तो इकोनॉमी में बड़ी, ये भी एक ऐसा लग रहा होगा आपको फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में फिलोसॉफी हो गई, ठीक है। तो ये होता है स्टाइल, यूपीएससी के लिए जब पढ़ते हो ना, तो ये स्टाइल होता है, आप बाहर निकल जाते हो उससे। वैसा नहीं रहता, आप फंसे नहीं रहते उसमें, उससे बाहर निकल के उन शब्दों से खेल रहे होते हो। अच्छा ये फंस गए, अच्छा हम नहीं, वो फंस गए हैं। शक्तिकांत दास फंस गया, हम नहीं फंसे। चपेटे में शक्तिकांत दास है। और वाकई में जो लोग फिर फंसा हुआ नहीं मानते, वो लोग कुछ उपाय भी कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ मानते हैं। नहीं तो वो सरकारी योजनाओं, नियमों और लोन और उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको लगता है सरकार कुछ कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो माउंटेन मैन वाला वो डायलॉग याद आता है ना, कि वो भगवान शायद हमारे भरोसे बैठा हो, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, और क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो, इसलिए उसने पहाड़ खुद नहीं खोद डाला। वो वाला स्टाइल होता है यूपीएससी का। पहाड़ी खुद ने खोद दिया कि सरकार रोड बनाएगी, इस चक्कर में तो इतने सालों से नहीं बना है, तो हम ही ने बना दिया उसको, रास्ता हम ही ने तैयार कर दिया। सरकार से कुछ नहीं होना है। सरकार के तो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है ना, सरकार तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने उसमें उलझी हुई है। वर्तमान में तो ये हो गया कि सरकार चुनाव के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाती। इलेक्शन मैनेजमेंट के अलावा और कोई काम ही नहीं है उसका। पब्लिक मैनेजमेंट तो काम है ही नहीं उसका। चुनावों को कैसे संभालेंगे, ये काम है। जबकि चुनाव की चिंता छोड़ करके लोगों को संभालने का काम होना चाहिए। सरकार का काम तो ये है। मतलब जैसे कोई शादी होती है और उसके बाद परिवार बना के रहते हैं, तो वो पति जो होता है वो काम करता है, चलो पत्नी भी काम करती है, तो दोनों घर आते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी किराना ला रहे हैं, कभी कुछ हो। अब रोज रोज मान लीजिए शादी की ही तैयारियां हो और रोज फेरे ही ले रहे हैं, रोज ही रिसेप्शन हो रहा है, तो भैया शादी कब होगी तुम्हारी, काम कब करोगे? रोज ही शादी हो रही, रोज बस जब सुबह उठते हैं आज तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी करनी है? शादी करनी है।
तो सरकार और इस देश के राजनीतिक दल जो है वो जनता के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। वो अपने ही बारे में सोचते रहते हैं कि हम यहां कैसे बने रहेंगे, इसके अलावा टाइम ही नहीं है उनके पास। तो तभी तो शक्तिकांत दास जैसा आदमी बिठाना पड़ता है, ताकि वो, यानी कि फिर आपको ऐसा व्यक्ति बिठाना पड़े, क्योंकि आप कमाई तो करोगे नहीं, रोज शादी करोगे, तो एक आदमी बिठाना पड़ेगा जो रोज रसोई बनवाएगा, रोज निमंत्रण पत्र छापेगा, रोज लोगों को बांटेगा, रोज खाना खिलाएगा। तो उसके लिए लोग लगाने पड़ेंगे। तो ये जो सारे ढांचे हैं, संस्थाएं हैं, ये इसी काम में लगी हुई हैं। रोज निमंत्रण पत्र छापते हैं, रोज बुलाते हैं, रोज पत्तल दोने उठाए जाते हैं, और रोज लोग खाना खा के जाते हैं। तो शादी कंप्लीट कब होगी भैया? परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार भी बसाओगे, कुछ घर गृहस्थी का काम भी करोगे, कमाई दमाई भी होगी, मकान भी बनाओगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी कराओगे, कुछ होगा कि नहीं? कि रोज ही शादी करते रहोगे, यानी रोज चुनाव करना सरकार के द्वारा, ऐसा ही है। उदाहरण समझ में आ गया ना? तो बड़ा अजीब लग रहा होगा उदाहरण में, तो अब आप उठा के देख लो रोज क्या होता है। प्रधानमंत्री और ये सब कहाँ निकलते हैं, मुख्यमंत्री इसी यात्रा पे 5 साल के लिए चुना गया, 5 साल एक ही टेंशन रहती है कि हम यहाँ कैसे बने रहते। तो 5 साल के लिए तो होना तुम, उसके बाद किस बात की टेंशन? बात का बाद में देखा जाएगा। 5 साल तक कुछ करो कि टेंशन न करना पड़े। 5 साल के लिए जीते, उसके दूसरे दिन से फिर टेंशन कि हम कहीं फेंक न दिए जाए। बड़ी अजीब चीज है ना। और ये तो स्ट्रगल है। तो यहाँ क्या परमानेंट रहने के लिए आए हो? मतलब क्या क्या करना क्या है? काम क्या है? काम यही है कि चुनाव की तैयारी करना। कोई चुनाव हारना नहीं है, बस यही एक लक्ष्य है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो फिर जनता को अपना खुद का सोचना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए तो माउंटेन मैन फिर रोड खुद ही बनाएगा, क्योंकि नंबर पता नहीं कब आएगा। तो वो एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसको इकोनॉमी में सोचे कि इकोनॉमी में फिर हमारे लिए क्या रोल है, सिविल सर्विसेज वालों का क्या रोल है। तो वो अपने आप निकल करके आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। और अभी चुनौती ये है कि अभी पूरी दुनिया में, केवल भारत की स्थिति नहीं है, पूरी दुनिया में ये स्थिति है। तो आइए एक जो है एक शॉर्ट नोट इस पे लिखिएगा, डेमोक्रेसी का विकास, दुनिया में प्रजातंत्र का विकास। डेमोक्रेसी पे जरूर लिखिए, क्योंकि राहुल गांधी भी डेमोक्रेसी की बात करते करते विदेश में नाराज हो गई ना बीजेपी कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो देखा जाए तो भारत में ही लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ही लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यह कथन गलत है कि केवल भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, पूरी दुनिया में कमजोर हो रहा है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, क्या है, तो इसके बारे में यदि कभी आपको समझना है तो अमेरिका उसका एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र। भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। सबसे पहले डेमोक्रेसी वहां आई थी, ऑफिशियल डेमोक्रेसी। यूँ तो हम लोग डेमोक्रेट थे पहले से, हम बोलते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी जी का नारा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट वो पुराना है। हम मानते हैं कि वैदिक काल में भी डेमोक्रेसी थी। सब लोगों की सलाह से काम करना, सब लोगों को लेके चलना साथ में, डिसीजन मेकिंग में सब लोगों की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। सब लोगों की, सब तरह के लोगों की। तो फिर ये वर्तमान में क्या स्थिति है? तो ऐसा माना जाता है कि नो डेमोक्रेसी थी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1939 के आसपास ओनली 9 डेमोक्रेसी थी। अभी 97 डेमोक्रेसी हैं वर्तमान में 2023 में। तो इसका मतलब डेमोक्रेसीज तो बड़ी हैं। डेमोक्रेसीज तो बड़ी हैं,
तो क्या पहले क्या था फिर? पहले ऑटोक्रेसीज थी, तानाशाही थी, ऑटोक्रेसी, राजा महाराजा थे, क्राउन था, राजा होता था, क्राउन होता था, किंग होता था, क्वीन होते थे, वही सब करते थे, उन्हीं की इच्छा मायने रखती थी। ऑटोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद ये विचारधारा आई कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। तो कम्युनिज्म से पहले कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पैसा कोई भी कमा सकता है और जो कमाएगा वो राज करेगा। तो ऑटोक्रेसी कैसी थी? कैपिटलिस्टिक ऑटोक्रेसी थी एक तरह की। पूंजीवादी तानाशाह थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो आया वो आया शब्द डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, प्रजातांत्रिक पूंजीवाद। क्योंकि ना तो समाजवाद से काम होना है, न केवल पूंजीवाद से काम होना है, लेकिन डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। क्योंकि अगर कैपिटल की ही चलेगी तो भी दिक्कत है, और केवल डेमोक्रेसी की बात करेंगे और व्यापार व्यवसाय नहीं हो पाएगा और लोग अर्न नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत है। लोगों की राय तो जरूरी है, लेकिन पैसा भी तो जरूरी है। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के लिए, उपभोक्तावाद के लिए पैसा भी जरूरी है। लोगों का निर्णय सामूहिक होना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कलेक्टिव डिसीजन, सामूहिक निर्णय। और कैपिटलिज्म का मतलब तो होता है प्रॉफिट, यानी ऐसा डिसीजन जिससे फायदा हो, वो कैपिटलिज्म। तो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म तो बिल्कुल ही डिफरेंट परिभाषा हो गई, यानी कि सभी का फायदा हो, प्रॉफिट हो, किसका हो? सभी का हो। ऐसा निर्णय लेना सभी के द्वारा, कलेक्टिव डिसीजन, जिसमें सभी का फायदा हो। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म क्या हो गया? डेमोक्रेसी भी रहेगी, सबसे पूछा भी जाएगा और डिसीजन भी कलेक्टिव होगा। ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक स्टेट हो तो एक तरफ जो स्थिति है उसको बोलते हैं स्टेट कैपिटलिज्म, राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब यह होता है कि कैपिटल पर डिसीजन मेकिंग स्टेट की रहेगी। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब है कि कैपिटल के ऊपर यानी पूंजी के ऊपर डिसीजन मेकिंग किसकी रहेगी? स्टेट की रहेगी। तो ये तो दादागिरी हो गई स्टेट की, चाहे वो चुनाव हुआ हो चाहे ना चुनाव हुआ हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो चाहे डेमोक्रेसी हो, लेकिन कैपिटलिज्म पर उसी की इच्छा चलेगी, डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी। दूसरा था, उसको बोलते थे प्लूटोक्रेसी, जिसमें कैपिटल अपने हिसाब से स्टेट को चलाएगा, पूंजीपति लोग राज्य को चलाएंगे, देश को चलाएंगे, सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में होगी। क्रोनी कैपिटलिज्म उसको बोलेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म या प्लूटोक्रेसी। होमवर्क समझ रहे हो ना करंट अफेयर्स का? यही सब चल रहा है अभी अडानी वाले मुद्दे में। अडानी वाले मुद्दे में यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू पीएसयूज बना रहे थे और प्राइवेट सेक्टर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, उद्योगपतियों को नहीं दे रहे थे, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी और वो टक्कर ले रही थी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से, बल्कि वो ज्यादा थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट्स जितनी रही हैं अधिकांश में पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स,
गवर्नमेंट की ऑनरशिप रहती थी पूंजी के ऊपर, उसमें रोजगार खूब मिलता है, तो उसको बोलेंगे स्टेट कैपिटलिज्म। एक तरह से हो जाएगा स्टेट कैपिटलिज्म। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा ही खोल दिया कि आप एंजॉय करो, सरकारी चीज भी हम आपको देते हैं, आप ही चलाओ, ये हमसे नहीं चलना। बिजनेस इज नाउ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है बिजनेस करना, ये प्राइवेट लोगों का, बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना। हम तो गवर्नमेंट, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम तो कानून बनाएंगे, कानून इंप्लीमेंट कराएंगे, बस बिजनेस करना हमारा काम ही नहीं है। तो फिर बिजनेसमैन आ गए। बिजनेसमैन केवल बिजनेस चलाते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन वो सरकार चलाने लगे, इसलिए उसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो दो स्थितियां समझ में आ गई। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का क्या हो गया आफ्टर एलपीजी 1991 के बाद में। इसलिए आप पुतिन को देखोगे तो उसने 35-40 लोगों को रशिया के इकट्ठा करके सारे ठेके उन्हीं को पकड़ा दिए, पूरा रशिया का पैसा, केवल 35 लोग। शी जिनपिंग के यहां पे, हालांकि उसने, शी जिनपिंग ने रिवर्स भी किया बहुत कुछ, पर वो दिखाने के लिए या सही में। इसलिए सब जगह डेमोक्रेसी की बैंड बजी हुई पूरे वर्ल्ड में। डेमोक्रेसीज कमजोर हो रही हैं। कैपिटलिस्ट, और वहां तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट राष्ट्रपति बन गया था अमेरिका में, तो खुद ही, जैसे अडानी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए भारत में, वैसा हो गया। उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो आप क्रोनी कैपिटलिज्म ही नहीं कहोगे ना, तो क्रोनी तो स्टेट हो गया ना। कैपिटलिज्म के मतलब स्टेट और कैपिटलिज्म में, उसमें कैपिटलिज्म में कोई अंतर ही नहीं रहा, वो खुद ही बन गया। और उसको बनवाया पुतिन ने, खुद ने, हिलरी क्लिंटन को हरवा के। तमाम कॉन्स्पिरेसी है, आप देख सकते हो, थ्योरीज हैं ट्रंप कैसे बने। अब तो जेल जाने की कगार पे आ गया, उस ट्रंप को जेल, तो ये सब ट्रंप को जेल होने वाली है। तो ये क्या, तो अब आपको समझ में आया ना, जो शुरू हुआ था डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, क्या शुरू हुआ था? ठीक है, हम सोशलिज्म में नहीं जा रहे, समाजवाद में नहीं जा रहे, कम्युनिज्म में नहीं जा रहे। सब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, पूंजीपतियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन डिसीजन कलेक्टिव होंगे, सामूहिक निर्णय होंगे, डेमोक्रेसी से होंगे, तो फिर डेमोक्रेसी बची रहेगी। तो कांग्रेस ने तो यही किया। हालांकि कांग्रेस के समय में भी टाटा बिरला से लेकर के अंबानी से, ये सब कांग्रेस के समय में उभरे, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे उभरे, सत्ता के केंद्र के रूप में नहीं। ठीक है, उनको सत्ता का केंद्र नहीं बनाया गया, या सत्ता उनके लिए नहीं थी, सत्ता उनके लिए नहीं थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी सभी को आगे बढ़ने की। यहां उसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। अंतर है दोनों, स्टेट स्पॉन्सर्ड होना और स्टेट सपोर्टेड होना, दोनों में अंतर है। स्पॉन्सर करना और सपोर्ट करना, दोनों में अंतर है। ठीक है, स्पॉन्सर में योग्यता और ये सब चीजें मायने नहीं रखती कि वो कितना योग्य है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हो। जबकि सपोर्ट में वो सब चीजें जरूरी होती है, उसी को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, स्पॉन्सर करना मतलब कुएं में उतर करके उसको ऊपर बाहर निकालना, पकड़ करके कंधे पे बिठा के बाहर लेके आना, स्पॉन्सरिंग ऐसा हो गया। सपोर्ट ये हुआ कि अंदर खड़ा है और एक हाथ वो दे रहा है, एक हाथ आप देंगे तो वो बाहर आ जाएगा, ये स्टाइल होता है। तो स्टेट सपोर्ट करे वहां तक ठीक है, सरकार सपोर्ट करे वहां तक ठीक है, लेकिन स्पॉन्सर ही करने लग जाए, पूरा ही फंडिंग वो देने लग जाए, 90% फंडिंग वो देने लग जाए, 50-50 तक भी ठीक है, लेकिन 90% फंडिंग आपका हो गया, तो ये
क्योंकि देखो आप ये तो नहीं लिख पाओगे कि नरेंद्र मोदी अडानी के दोस्त हैं और वो मदद करते हैं। ये लैंग्वेज तो यूपीएससी में नहीं चलेगी ना, वहां ये लेवल ये चलेगी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यानी गाली भी आपको अच्छी भाषा में देनी स्टेट कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, प्लूटोक्रेसी, आम आदमी के समझ में नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहा है। बाकी जो समझना है जिसको वो समझ जाएगा, और जो समझेगा फिर नंबर देगा, आपको नंबर मिलेंगे। तो यूपीएससी में नंबर लेने के लिए आपकी लैंग्वेज ये वाली होगी। और फिर एग्जाम्पल केवल इंडिया का नहीं होगा, यहां मैं समझाने के लिए आपको, अभी कुछ होंगे खबरों में खूब चल रहा है तो मैं आपको यहां का बता रहा हूं, वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल होंगे, पूरी दुनिया के एग्जाम्पल होंगे, इंडिया का भी उसमें एक होगा। 7 एग्जाम्पल होंगे, उसमें इंडिया भी एक है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि ये बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन होता तब भी बात अलग होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या नहीं होने देना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया हुआ है ना, स्टेट पॉलिसी के डीपीएसपी में दिया हुआ है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे। तो इसलिए तो ये केवल आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है, ये लीगल बैटल है, लीगल बैटल है, कानूनी लड़ाई है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के कमजोर होने के तो बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि धन का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगना चुनाव में, क्योंकि अगर मनी ओरिएंटेड इलेक्शंस होंगे या धन का बहुत ज्यादा, पैसे का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो फिर मीडिया और एडवर्टीजमेंट और ये सब निष्पक्ष हो ही नहीं सकते, पेड न्यूज आ जाएंगी और मीडिया बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि आप चैनल खरीद लोगे, प्रिंट मीडिया खरीद लोगे, और सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी आप ही के दिखेंगे, तो जनता तो फिर प्रभावित होगी। तो दूसरी पार्टियों को अब उसका नया तरीका निकला है, जैसे मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट है, आज मोदी जी आए थे भोपाल में, और उनकी कार्यशैली को अगर देखा जाए तो उनका जो तरीका है वो उस तरीके में उनको ये पता है कि हर बार करोड़ों रुपया खर्च करके जीतना, यानी फिर अडानी जैसे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अडानी जैसा व्यक्ति पैसा नहीं देगा तब तक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर अडानी पैसा देगा तो फिर वो सरकार से वसूलेगा, तो फिर जनता में बदनामी होगी। तभी तो वो जवाब नहीं देते ना, अडानी के मुद्दे पे कोई एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि उसमें जवाब देना जैसा कुछ है नहीं तो अभी तक बहुत, वो तो बोलने में माहिर हैं, वो परवाही नहीं करते हैं बोलने की, वो तो पलट के बहुत बुरा मारते हैं, पर इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते। तो मैं बहुत अच्छी जो मेरी स्टडी है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो आपको शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये है कि अगर चुनाव में संघर्ष हुआ और आपको चुनाव जीतना है तो ज्यादा पैसा फूंकना पड़ेगा, उसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा है, उसी को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। यानी अमीर आदमी ही चुनाव जितवाता है, गरीब आदमी का चुनाव रहा ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पैसा खर्च किए बिना चुनाव जीता जा सके? यह भी हो सकता है। मान लीजिए एक अमाउंट ले लेते हैं हम लोग कि 10 करोड़ रुपया बीजेपी लगाएगी तभी चुनाव जीत पाएगी। हालांकि 10 करोड़ नहीं, वो तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम एक अमाउंट एक यूनिट ले लेते हैं कि 10 करोड़ रुपया बीजेपी जब चुनाव में लगाएगी तभी चुनाव जीत पाएगी। 10 करोड़ से कम लगाया तो चुनाव हार सकती है। ठीक है, तो यहां बीजेपी की कार्यशैली है, 10 करोड़ रुपया बीजेपी लगाएगी तभी चुनाव जीत पाएगी। 10 करोड़ से कम लगाया तो चुनाव हार सकती है। ठीक है, तो यहां बीजेपी की कार्यशैली है, 10 करोड़ रुपया बीजेपी लगाएगी तभी चुनाव जीत पाएगी। 10 करोड़ से कम लगाया तो चुनाव हार सकती है। ठीक है, तो यहां बीजेपी की कार्यशैली है,
या काम करने का तरीका है, या बीजेपी के ईमानदार और शानदार लोग हैं इस वजह से चुनाव जीत रहे हैं 10 करोड़ में, या ऐसा है कि दूसरी पार्टियां 5 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 4 करोड़ ऐसा लगा रही हैं और बीजेपी 10 करोड़ लगा रही है, इस वजह से चुनाव जीत रही है। तो सीधी सी बात है, यही निकल कर क्या आएगा कि बीजेपी 10 करोड़ लगा रही है इसीलिए क्योंकि लोग तो सबके एक जैसे ही हैं, एक ही जैसे सरनेम होते हैं, एक जैसे कारनामे हैं, शक्ल भी सबकी एक जैसी है। ठीक है, तो कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, काम करने का तरीका भी लगभग वही है, देश भी वही है और वोटर भी वही है। बट ये है कि वो 10 डबल खर्च करते हैं लगभग। अब चुनाव खर्च यदि 10 करोड़ से 5 करोड़ करना है और चुनाव भी जीतना है, तो यह हो सकता है कि दूसरी पार्टियां अब 4 करोड़ और 5 करोड़ जो खर्च कर रही है वो 2 करोड़ और 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तब हम 5 करोड़ खर्च करेंगे तो अडानी की शायद जरूरत कम पड़ेगी। बात समझ में आई ना? तो उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे, आपत्तियां नहीं आएंगी। ये उसी की तैयारी है। तो फिर 2 तरीके से कि सामने वाला खर्च क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास ब्लैक मनी है और बहुत ज्यादा पैसा है, तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लगा करके उसकी ताकत कम कर दो, तो उसके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। बात समझ में आई ना? और बहुत सारों को जेल भेज दो तो वो बाहर ही नहीं रहेंगे, तो चुनावी खर्च अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अडानी के सपोर्ट को अगर हटाना है तो फिर यही एक तरीका है। उनको मालूम है 2024 में अडानी का सपोर्ट अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी खुद की संपत्ति आधी रह गई है, 40% रह गई है, तो सरकार को सपोर्ट करने की स्थिति में वो वैसे भी नहीं है। तो उन्होंने नया तरीका इस्तेमाल कर लिया कि जो 5 करोड़ खर्च कर पाता है उसको 1 करोड़ से ज्यादा की औकात ही मत रखो उसकी, तो हमारा 4 करोड़ में या 3 करोड़ में भी काम चल जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये नया स्टाइल है, वो शायद ठीक भी है। कुल मिला के पैसा तो गायब हो ही रहा है सिस्टम में, मतलब चुनाव में उतना नहीं लगेगा, लेकिन मशीनरी लग रही है, सरकारी मशीनरी का उपयोग हो रहा है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें वो चुनाव का खर्च कम कर रहे हैं। आ गया समझ में? ज्यादा पैसा ना खर्च करके कम पैसा खर्च करके चुनाव जीतना, ये भी एक रणनीति है। इसमें दिखेगा नहीं, वाकई में नहीं दिखेगा कि आपने मीडिया मैनेज किया है, चैनल खरीदा है, या आपने पैसा अरेंज किया है, अडानी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी खुद की, तो फिर नेता सब सरेंडर दिखते हैं ना उसके सामने, फिर उसके प्रोजेक्ट साइन वो पास करने पड़ते हैं। हो सकता है कि अडानी को सपोर्ट करना मोदी की निजी मजबूरी ना हो, लेकिन पार्टी के तौर पे मजबूरी हो, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है और वो सपोर्ट करने को तैयार है, इसलिए शायद उसको मजबूत करना हो। निजी तौर पे हो सकता है वो उसको उतना पसंद ना करते हो। बात समझ में आई ना? तो इसलिए वो हो सकता है कि अपनी निर्भरता जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो आज के दौरे से भी आपको वो सब चीजें निकलती हुई दिखेंगी। खुद की सक्रियता तो बढ़ाएंगे, साथ साथ पैसे पे निर्भरता कम करेंगे, और उसका एक ही तरीका है, सामने वालों को और कमजोर कर दो। तो इसलिए आप जो जितने भी सर्वे देखते हैं और वो सब देखते हैं, तो आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसमें से 95% पैसा किसके पास आया चंदे के तौर पे? ओनली इलेक्टोरल बॉन्ड से केवल और केवल बीजेपी के पास चंदा आया, 95% चंदा। 5% चंदे में देश की सारी पार्टियां, 95% चंदा अकेले डोनेशन किसके पास है? बीजेपी के पास अकेले। लेकिन अब उतना ही आएगा क्या? अब थोड़ी सी शंका है कि अभी भी उतना ही आएगा, क्योंकि अब बहुत सारे जो बड़े डोनर हैं उनकी हालत खराब हो गई है। हो सकता है वो जो 95% है उसमें 50% अकेले अडानी ने दिया हो या 60% दिया हो। ये तो आरटीआई में भी नहीं मिलेगा ना, तो ये जानकारी तो मिलेगी नहीं। यही मांग रहा था वो संसद में राहुल गांधी कि हमें जानकारी दो आपको कितना दिया, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे फैक्टर हैं। तो जो हमने बताया ना भारत में डेमोक्रेसी कमजोर होने के कारण बता रहे हैं, या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी कमजोर होने का कारण बता रहे हैं, तो उसके कारण ये है। बात समझ में आ गई ना? क्रोनी कैपिटलिज्म,
दुनिया भर में सत्ताएं अपहरण कर ली गई, किडनैप कर लिया है, पैसे वाले लोगों ने सत्ताओं का कब्जा कर लिया इनडायरेक्टली। तो रशिया उसका एग्जाम्पल है, और इसीलिए वो यूक्रेन को खतरा बताने लगा, जबकि यूक्रेन झगड़ा नहीं कर रहा था, वो यूक्रेन को खतरा बताने लगा। पाकिस्तान झगड़ा नहीं करता है और उसके बावजूद अगर भारत सरकार पाकिस्तान को खतरा जोर शोर से बताती है, तो वो जनता में एक मैसेज देना कि तुम सब खतरे में हो, क्योंकि पाकिस्तान है और हम हैं तो फिर वो कंट्रोल में है, क्योंकि हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। पर अगर वो चुप बैठा है और ईंट उसने नहीं मारी तब भी पत्थर, बोले हाँ। तो यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही ताइवान और चाइना, ताइवान और चाइना का खेल भी यही है। शी जिनपिंग यही बोल रहे हैं कि ताइवान को सबक सिखाना होगा, जैसा यूक्रेन को सिखाया गया। जबकि यूक्रेन को क्या सबक सिखाया? पुतिन ने कहा था 5 दिन में गेम खत्म कर देंगे, अब 1.25 साल हो गया, अभी तक यूक्रेन जिंदा है, राष्ट्रपति भी जिंदा है और डेमोक्रेसी भी जिंदा है। बट मीडिया ने क्या बोला? मीडिया ने यह बोला कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपांशन कर रहा है और यूरोप अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन हो रहा है, पूर्व की तरफ आ रहा है नेटो, और यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा। और बेचारे पुतिन को परेशान कर रहा है, इसलिए पुतिन को परेशान होकर के यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा। भारत में भी यही थ्योरी चल रही मीडिया में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक ऐसे ही ताइवान के मामले में, तो ताइवान और चाइना का मुद्दा भी लिखेगा करंट में, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जब वो ताइवान गई, और अभी ताइवान की राष्ट्रपति कल अमेरिका में थी, कल ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका गई थी, और उधर वो नैन्सी पेलोसी जो है वो अमेरिका की विदेश मंत्री, वो कहां गई? हाँ, संसद की अध्यक्ष, प्रतिनिधि बन के गई थी वो अमेरिका की, तो वो कहां गई थी? हाँ, ताइवान गई थी। तो दोनों चीज समझ में आई कि नहीं? तो यहां उनका कहना है, मीडिया, अगेन मीडिया का ही रोल है ताइवान में भी। ताइवानीज मीडिया को यह बता दिया गया है शी जिनपिंग के द्वारा, शी जिनपिंग का पैसा लगा हुआ है, वहां का यूथ और वो सब दिमाग ब्रेन वॉश हो गया ताइवान के लोगों का कि शी जिनपिंग भले आदमी, और ये अमेरिका वैसे ही उकसा रहा है जैसे यूक्रेन को उकसा रहा था, और पुतिन जी के खिलाफ भड़का रहा है, ठीक वैसे ही शी जिनपिंग के खिलाफ भड़का रहा है हमारी राष्ट्रपति को। और शी जिनपिंग कब तक सहन करेंगे? ठीक है, जबकि शी जिनपिंग की एक्सपांशनिज्म की पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है, वो ताइवान को अपने अंदर लेना चाहते हैं। ऐसे ही ये यूक्रेन को अपने अंदर लेना चाहते हैं पुतिन। ये पीड़ा कहां से आई? ये पीड़ा आई डेमोक्रेसी के बनने से, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म से, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में सुख शांति होती है, ऑटोक्रेसी में ये सब नहीं होता। और यूएसएसआर जो था पुराना, रशियन फेडरेशन, आया ना समझ, वो एक डेमोक्रेसी नहीं था। और पुतिन की पीड़ा यही है कि डेमोक्रेसी बन के खुश कैसे हैं, यूक्रेन खुश कैसे है, डेमोक्रेटिक तरीके से खुश है, और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो 1991 में जो डिसोसिएशन हुआ यूक्रेन यूएसएसआर का, और नए स्टेट बने, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS बने, ये सब के सब यूरोप की तरफ चले गए, लाटविया, लिथुआनिया और वो सब, एस्टोनिया और यूक्रेन, और
तब से पुतिन जो है वो ये चाहते हैं कि इनको सबक सिखाया जाए। तो ये एंटी डेमोक्रेसी मूवमेंट है, और ताइवान में भी एक तरह की डेमोक्रेसी है, और वो आगे बढ़ रहा है और वो खुश है और सुखी है, और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने का सबसे बड़ा, दुनिया की 70% के आसपास सेमीकंडक्टर चिप वहीं बनती है, और वो बहुत वेल्थ भी बहुत है उसके पास, अब पैसा भी बहुत आया। लेकिन शी जिनपिंग जो है उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। तो अमेरिका का उन समस्त देशों को सपोर्ट होता है जो डेमोक्रेसी अपनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो आपको वहां देखने को मिलेगी। डेमोक्रेटिक वैल्यू वहां मिलेगी, और दुनिया में अब लगभग 97 कंट्रीज ऐसे हैं जो उस वैल्यूज को फॉलो करते हैं। इसलिए अमेरिका बहुत बड़े ग्रुप का लीडर है, एक तरह से ऑब्वियस लीडर है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आती है तो रिसर्च आती है, डेमोक्रेसी आती है तो नॉलेज इकोनॉमी बनती है, डेमोक्रेसी आती तो R&D होता है, इनोवेशन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रिजर्व होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इनकम जनरेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, इमिग्रेंट्स को यानी कि माइग्रेंट्स को अलाउ किया जाता है, उनको एसिमिलेट किया जाता है सोसाइटी में, हेट्रोजिनस सोसाइटी होती है, एक तरह से सेक्युलर सोसाइटी होती है, और रूल ऑफ लॉ होता है। सबसे बड़ी चीज है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। और इनइक्वालिटी कम होने की शुरू में तो नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश की जाती है कि इनइक्वालिटी कम हो। तो अमेरिका उसका एग्जाम्पल है। इसलिए जो भी डेमोक्रेसीज होगी वो उसकी तमाम फेज से होकर के गुजरेगी। तो यूएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें, खास करके मेरिटोक्रेसी, यूएस की सबसे बड़ी विशेषता है मेरिटोक्रेसी। डिप्लोमेसी यानी कि ऑटोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि मेरिटोक्रेसी। मेरिट का शासन होता है, कानून के शासन के साथ साथ मेरिट का, योग्यता का शासन। जो योग्य होगा वो शासन करेगा, योग्यता का शासन, मेरिटोक्रेसी। और उसके साथ कतई समझौता नहीं होता, मेरिटोक्रेसी के साथ कतई समझौता नहीं होता। खुद राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, बहुत बड़े पूंजीपति एलन मस्क भी नहीं कर सकते। वो भी अगर चाहे कि मैं यहां पर अपने खुद के बच्चे को एडमिशन करा दूं, अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो नहीं करा पाएगा। खुद राष्ट्रपति नहीं करा पाएंगे, वहां के प्रेसिडेंट भी नहीं करा सकते, एलन मस्क भी नहीं करा सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं करा सकते। अगर योग्यता नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा। मेरिटोक्रेसी बहुत मुश्किल काम है। भारत में तो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, लेकिन आप देखते हैं ना यूपीएससी में, आप देखते होंगे आईआईटी में, एम्स के, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता, खबरें भी नहीं आती कि पेपर आउट हो गया या किसी ने फ़ोन कर दिया था तो वो आईआईटी में हो गया, उसका एक का फ़ोन हो गया था तो चला गया था तो वो आईएएस हो गया था। अब जरूर ये लेटरल एंट्री वगैरह कुछ हुआ है छोटा मोटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ जाला लगता है, लेकिन बाकी तो फेयर होता है, फ्री एंड फेयर होता है। सब लोगों को विश्वास भी है कि यहाँ गड़बड़ नहीं होती, 90% भारतीय विश्वास भी करते हैं कि ये काफ़ी फेयर है। ऐसा ही अमेरिका है,
हमारे यहाँ जो ये 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा भरोसा है यूपीएससी पे, जबकि इतना भरोसे के लायक नहीं है वो, लेकिन है उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है उतना जितना उस पर है। अमेरिका में तो 100% भरोसा है लोगों को कि यूनिवर्सिटीज गड़बड़ नहीं करते, उनके उसमें एंट्री नहीं होती तो नहीं होती, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए वहां के लोग हार्डवर्क पे बहुत विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई मेहनत करेगा तो जरूर उसको मिलेगा, और वो डिजर्व करता है तो मिलके ही रहेगा, और वो उसकी इज्जत भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जलन नहीं रखते। भारत में भी कहीं कहीं मेरिटोक्रेसी देखने को मिलती है, मैंने अभी गिने चुने एग्जाम्पल दिए, लेकिन उनके उसके बावजूद लोगों में जलन होती है। किसी के बच्चे का आईआईटी में हो गया तो उसके प्रति जलन रहेगी, आईएएस में हो गया उसके बावजूद भी जलन रहेगी कि आईएएस बन गए, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसा ऐसा, और बोलेंगे उसके बाद। वहाँ वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये बन गए मतलब बहुत बड़ी बात है, काश हम भी बन पाते, हमारे बच्चे भी बन पाते, इस तरह से बात करते हैं। मतलब वो उसकी इज्जत करते हैं। मेरिटोक्रेसी होना और मेरिटोक्रेसी की इज्जत होना दोनों डिफरेंट चीज है। इसलिए भारत में कहीं कहीं मेरिटोक्रेसी 10% मामलों में अगर दिखती भी है, बट उसकी इज्जत नहीं है, उसके प्रति जलन है। इसलिए जनता में वो एक्सेप्टेंस नहीं है वैसा जो होना चाहिए। यूएस में वो है, ठीक है ना, यूएस में वो है। इसलिए अब हम आएंगे, अभी जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंसी वॉर और करेंसी का मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे तो डॉलर क्यों इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आएगा। अभी करेंगे हम उसको, बहुत सारे घोटाले और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। आज तो मैं करंट अफेयर्स का होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा मिला जुला है लेकिन निकालिए इसमें से। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, भारत में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी तो मैंने लेक्चर मेरा पुराना देख लीजिएगा, लोकतंत्र का विकास, उसमें मिल जाएगा। भारत में डेमोक्रेसी का विकास मिल जाएगा, लेकिन दुनिया में डेमोक्रेसी का विकास, ठीक है, दुनिया में डेमोक्रेसी का जन्म और डेमोक्रेसी का विकास, सामूहिक निर्णय का विकास। सामूहिक निर्णय होना मतलब बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता की सबसे बड़ी इज्जत है सामूहिक निर्णय। सब लोग बैठ के निर्णय लेते हैं और बहुमत से निर्णय लेते हैं। ये इंसानियत की इज्जत है, डिग्निटी है, एज ह्यूमन डिग्निटी है। किसी आदमी को आप नमस्कार ना करो लेकिन उससे आप सलाह ले लो तो ये सम्मान देने के बराबर है। सलाह लेना सम्मान देने के बराबर है। आप उससे सलाह लेते हो, इसका मतलब आप उसका सम्मान करते हो, और आप उसको नमस्कार करते हो और उसको कुछ सलाह लेने लायक नहीं समझते तो इसका मतलब है कि आप सम्मान नहीं करते, चाहे आप नमस्कार करते हो, चाहे आप पैर छूते हो। जैसे कई बार बुजुर्ग होते हैं, घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनके पैर तो छू लिए जाते हैं। कई बार किसी अवसर पे उनको माला भी पहना दी जाती है। कई बार घर में बीच वाली कुर्सी में बिठा के घर के सारे लोग आसपास खड़े होकर के फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जितने लोगों ने 40 लोगों ने फोटो खिंचा, 40 लोगों में से कितने लोग उनकी बात मानते हैं या उनसे सलाह लेने जाते हैं, या ये पूछते हैं कि आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, उससे एक भी इधर उधर नहीं करेंगे। आप बताइए आप क्या सोचते हो। बहुत कम लोग सलाह लेते हैं उससे। राष्ट्रपति हमारा ऐसा ही है भारत में सब लोग राष्ट्रपति को सत्ता का प्रमुख बोलते हैं, बीच में बिठाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन कितने लोग राष्ट्रपति से सलाह लेने जाते हैं। तो हमारे घर में बुजुर्गों की स्थिति जो है वो राष्ट्रपति जैसी होती है, प्रेसिडेंट। तो इसलिए सम्मान देना सम्मान नहीं है, बल्कि सलाह लेना सम्मान है। सम्मान देने का मतलब, इसलिए हमारे गुरुजी ने लिखा है कोटेशन, सलाह लें सम्मान दें। सलाह लेनी चाहिए। आप सलाह ले रहे हैं इसका मतलब है कि आप सम्मान दे रहे हैं। सलाहकार मंडल नहीं बनाना है जैसा मोदी जी ने बना दिया, आडवाणी को बिठा दिया उसमें, ठीक है ना। सलाहकार मंडल नहीं बनाना, मंडल नहीं, वाकई में उससे जाके सलाह लेनी, तब आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। अदरवाइज आप इज्जत नहीं कर रहे, आप ड्रामा कर रहे हैं। इज्जत करने का ड्रामा कर रहे हैं। तो ये है।
तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कलेक्टिव डिसीजन, यानी कि आप सबसे पूछ करके करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, सबसे पूछेंगे तो फिर कई लोग मना करेंगे, कई हाँ करेंगे, फिर ऐसे विकास कैसे होगा? विकास की गति तो बढ़ानी है। इसीलिए तो 5 साल में पूछते हैं लोगों से, 5 साल में सलाह लेते हैं। चुनाव 5 साल में सलाह लेने वाला काम, 5 साल तक वो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन लोगों की मंशा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी का विकास समझ में आएगा आपको कि डेमोक्रेसी जो है ये लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी मुद्दा केवल पॉलिटिक्स का नहीं है, हम इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर आइए, चूंकि R&D का जिक्र आया था तो मैं R&D के ऊपर ही ले लेता हूं। भारत में R&D की क्या स्थिति है, पहले भी हमने लिया था, आज फिर लीजिए। मुद्दे वही हैं। अब यूपीएससी का मेंस का पेपर भी देखेंगे तो घुमा फिरा के वहीं आकर के टिके हुए रहेंगे सब। तो उसमें बताइए, तो क्या बात कर रहे थे हम? R&D में पेटेंट की स्थिति हमारी क्या है दुनिया में? तो पेटेंट की स्थिति हमारी थोड़ी सी कमजोर है। हम करीब 8वें नंबर पे हैं, 7वें 8वें नंबर पे हैं दुनिया में। पहले नंबर पे है चाइना, 13 लाख पेटेंट है लगभग। 2020 की स्थिति में देखें तो चाइना के 13 लाख पेटेंट है। 5 या 6 लाख पेटेंट के साथ में अमेरिका दूसरे नंबर पे है, और हम लोग लगभग 58,000 पेटेंट। भारत 58,000 पेटेंट। इस 58,000 में से भी 60% से ज्यादा पेटेंट फॉरेन फर्म्स के हैं भारत में, जो सदर्न इंडिया में अपना ऑफिस और लैब खोल करके रिसर्च करते हैं, और पेटेंट भारत में कराते हैं। तो फॉरेन फर्म्स हैं, इंडियन नहीं है। ओनरशिप किसके पास है? फॉरेन एंटाइटीज के पास। तो भारत के पास लगभग 23,000 के आसपास पेटेंट। तो आंकड़े थोड़े से भयावह हैं। $25 ट्रिलियन के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, $16 ट्रिलियन के साथ में चाइना दूसरे नंबर पे, $3.2 ट्रिलियन के साथ इंडिया तीसरे, हम लोग 5वें नंबर पे हैं। $3.2 ट्रिलियन जीडीपी नॉमिनल, हम लोग 5वें नंबर पे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बट जनसंख्या में दूसरे नंबर पे, केवल 3 करोड़ कम है चाइना से। 2-3 साल में हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो चाइना 16 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन, और पेटेंट में चाइना 13 लाख पेटेंट, हम लोग 23,000 पेटेंट। ये फ्यूचर है हमारा। साइंटिफिक पब्लिकेशंस यानी रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं उसमें इंडिया का स्थान तीसरा नंबर। सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडिया। बट यहां पर हम 8वें नंबर पे हैं पेटेंट में। इसका मतलब हम जो रिसर्च पेपर छापते हैं उसे पेटेंट नहीं कराते। पेटेंट कराने में हम पिछड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर लिखिएगा कि भारत में पेटेंट की स्थिति क्यों कमजोर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि हम बोलते हैं हम नॉलेज इकोनॉमी बनेंगे और विश्वगुरु बनेंगे। तो नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए तो पेटेंट कराने होंगे, और पब्लिकेशन तो हम फिर भी ठीक ठीक कर रहे हैं। उतना अच्छा तो नहीं कर रहे जैसा चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं है।
तो फिर पेटेंट क्यों नहीं कर पाते? तो फिर आप विश्वगुरु कैसे बनो? देखिए, विश्वगुरु बनने के लिए आपको ऑलरेडी जो विश्वगुरु है उसकी कॉपी करनी पड़ेगी। अब वो है 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 25 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे बैठा है 16 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन, और हमें 3.2। अब विश्वगुरु कैसे बनेंगे? हम कहेंगे नहीं, हम कुछ सालों में डबल हो जाएंगे। तो आप 6 पे पहुंचोगे तब तक वो 30 पे पहुंच जाएगा अमेरिका। आप 6 पे ही पहुंचोगे तब भी वो 5 गुना रहेगा। आज भी 5 गुना, बाद में भी 5 गुना, अभी तो और ज्यादा। चाइना भी और आगे पहुंच जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं चाइना ओवरटेक कर जाएगा अमेरिका को, उसकी स्पीड को देखते हुए। 2002 में हम दोनों बराबर थे, चाइना और इंडिया एक साथ थे। केवल पिछले 20 सालों में चाइना 16 ट्रिलियन पर पहुंच गया और हम 3.2 पे हैं। तो विश्वगुरु तो ऐसे नहीं बनते, R&D करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि सबसे पहले तो जो चीज कॉपी कर सकते हो उसे कॉपी करो, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसके तहत कॉपी किया जा सकता है। तो आप कॉपी क्यों नहीं करते? चाइना तो करता है। जिसने भी अपना पेटेंट भारत में नहीं कराया है उसे कॉपी किया जा सकता है। तो आप कॉपी क्यों नहीं करते? एक तो कॉपी कीजिए, दूसरा इनोवेट कीजिए, नया नया कुछ बनाइए, रिसर्च कीजिए। तो रिसर्च में भारत को अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। भारत जीडीपी का बहुत कम हिस्सा 0.6% खर्च करता है, यानी 3.2 ट्रिलियन का 0.6। चाइना 4% तक कर देता, 3 to 4%। किसका? 16 ट्रिलियन का। 16 ट्रिलियन का 3-4%। और अमेरिका और ज्यादा, जबकि वो 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो जो ऑलरेडी इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसका उतना ज्यादा परसेंटेज है, और हम कम हैं तो हमारा परसेंटेज और कम है, जबकि हमारा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हम बढ़ा पाएंगे। देखिए, ये कोई राष्ट्रद्रोह वाली बात नहीं है, देश के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि देश के भले की बात है, देशभक्ति की बात है। ये गलत बात नहीं है, ये सही बात है। अपनी शक्ति को पहचाने तो आकलन तो सही सही करना पड़ेगा ना शक्ति को। केवल अतिशयोक्ति करने से और डींगे हाँकने से तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शक्ति को सही सही पहचाने। अगर हम गलत आकलन करेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 500 सैनिक है और 5000 सैनिक दुश्मन के पास हैं, और हम कहें कि नहीं हमारे पास तो 5 लाख हैं, और मान लीजिए कि 500 ही 5 लाख है, इन पे 2 शून्य 3 शून्य क्यों नहीं लगा देते? नहीं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा ना। असली में वो उतने नहीं है, तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, बिरसा मुंडा को भगवान मान करके सब लोग याद करते हैं। बिरसा ने अपने आप को भगवान घोषित किया, लेकिन बिरसा ने यह भी कहा था आदिवासियों को कि तुम्हारे तीर कमान से गोलियां निकलेगी। जब अंग्रेज बंदूक लेकर के आएंगे और वो तुम पे गन से फायर करेंगे, तब तुम तीर कमान चलाना, तो तुम्हारे तीर में से गोलियां निकलेगी अपने आप, मेरे आशीर्वाद से। वो उस समय के बाबा थे भगवान भी थे। तो आदिवासियों ने, ठीक है, उन्होंने एकता स्थापित की और अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अंततः लड़ाई जीते तो नहीं ना। अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी पकड़ के, अधिकांश लोगों को गोलियों से भून दिया और विद्रोह को दबा दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही विद्रोह दबा ना। ओवर कॉन्फिडेंस में ही हम 1857 का विद्रोह भी हारे। अंग्रेजों को कहां भगा पाए? क्योंकि आकलन गलत था ना। तो विश्वगुरु बनते समय में भी पेटेंट तो देखने होंगे ना, कि पेटेंट कितने हैं, रिसर्च कितनी है, इनोवेशन कितना है। हम वर्ल्ड क्लास